दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सी घटना देखने को मिल रही है। जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई नाम लेवा नहीं दिखाई देता, एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत कर नहीं आते, उस इलाके में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के शब्दों में देवताओं के देवता नरेंद्र मोदी, उनका दौरा आजकल उन राज्यों में बढ़ा हुआ है जहां बीजेपी कोई बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर नहीं जानी जाती, छोटी ताकत के तौर पर भी नहीं जानी जाती। मसलन केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप की तस्वीरें आपने समंदर के किनारे देखी होगी। और आज आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में राम नाम जप रहे हैं प्रधानमंत्री, मंत्रोच्चार के बीच बैठे हुए प्रधानमंत्री। क्या दक्षिण भारत की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के लिए इतनी जगह बची है? यह सवाल जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर अचानक दक्षिण का दौरा करने की नौबत प्रधानमंत्री को क्यों आ रही है, चुनावी वर्ष में क्यों आ रही है? वैसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश में जहां चाहे जा सकते हैं। इस देश के हर नागरिक को भी अधिकार है कि वो जहां चाहे जा सकता है। जिस इलाके में वो भ्रमण करना चाहे, नौकरी करना चाहे, रोजगार करना चाहे, वो जा सकता है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री भी हम नागरिकों के बीच से ही एक नागरिक हैं, उन्हें भी जाने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रवायत है, उस रवायत में आप ये देखेंगे कि चुनावी वर्ष में जब चुनाव करीब हो, तब न तो कोई धार्मिक अनुष्ठान चुनाव से इतर होता है, चुनाव की सोच से इतर होता है, चुनाव को मद्देनजर नहीं रखते हुए कोई काम हो, यह संभव ही नहीं है। चाहे राम मंदिर का उद्घाटन देख लीजिए, चाहे कुछ दूसरे मसले आप देख लीजिए, सबके पीछे लोकसभा चुनाव 2024 है। और बड़ा सवाल यह है कि 2024 में क्या 2014 और 2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी को 272 का वो मैजिक फिगर यानी बहुमत का आंकड़ा अपने बुते हासिल हो सकेगा? इस सवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जद्दोजहद कर रही है, इस सवाल के जवाब के लिए जद्दोजहद कर रही है। और नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का दौरा क्यों हो रहा है, जरा इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद कीजिए 2018-19 का दौर, यानी 2018 के अंतिम दिनों का वक्त और 2019 का वक्त, शुरुआती महीनों का। भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता उड़ीसा और बंगाल के चक्कर काट रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता टेलीविजन पर कह भी रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुछ चुनावी नुकसान हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब उनके पास अलायंस पार्टनर की भरमार थी। उस वक्त उनके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगी के तौर पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी, उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी AIADMK यानी मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की पार्टी मौजूद थी। उस वक्त उनके साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की एकीकृत शिवसेना मौजूद थी, बाला साहब ठाकरे की विरासत मौजूद थी। और उस वक्त उनके साथ बिहार में नीतीश कुमार मौजूद थे। झारखंड में उनकी अपनी सरकार थी, जहां कई सीटों पर 10,000 से भी कम वोटों से चुनाव में फैसला हुआ था जीत हार का। और उस वक्त उनके पास हरियाणा में अपने बूते सरकार थी, पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन था। आज न तो अकाली दल के साथ गठबंधन है, न उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन है, न नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है, न झारखंड में अपनी मर्जी की सरकार है, न हरियाणा में अपने बूते सरकार है। कर्नाटक की सत्ता छिन चुकी है, महाराष्ट्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से स्टेपनी की भूमिका में है। और जितने दिनों तक स्टेपनी की भूमिका में है, उतने दिनों तक जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच जो बयार जाति जनगणना की बिहार से नीतीश कुमार ने निकाली है, उस बयार में कोई भी चुनावी हिंदुत्व का नारा और चुनावी हिंदुत्व की आंधी किसी भी हिंदी भाषी राज्य में और उस राज्य के किसी भी इलाके में पिट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति की एक सीमा है, और उस सीमा का थ्रेशहोल्ड यानी अपर लिमिट, अंतिम सीमा जो मौजूदा दौर में दिखाई दे रही है,
वो 37% के करीब वोट बैंक है, वो भी तब जब नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और अकाली दल जैसे राजनीतिक दल और नेता उनके साथ हुआ करते थे। सोचिए, इस देश में 80% हिंदू हैं और 80% हिंदुओं में 43% वोट डालने वाले ही हिंदू यदि भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड के बाहर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत का दौरा एक ऐसे माहौल में कैसे बढ़ा हुआ है, एक ऐसे माहौल में दक्षिण भारत का दौरा क्यों हो रहा है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस एक कंसेंसस पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कंसेंसस बताया जाता है कि केरल फॉर्मूले के तहत होगा कि इंडिया गठबंधन के दो दलों के बीच ही, दो घटकों के बीच ही आमने सामने मुकाबला होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी स्पेस कहां रह जाता है। 2019 की बात कुछ और थी। बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के शहीदों के नाम पर खुद प्रधानमंत्री ने वोट मांगे थे, अपनी सभाओं में वोट मांगे थे, शहीदों के राजनीतिकरण की कोशिश की थी, सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की थी। और यह कोशिश मत भूलिए कि 1999 के लोकसभा चुनाव में, करगिल के दौर में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 58 से घटा के 29 पर पटक चुकी है। सीधे सीधे आधा कर चुकी थी भारतीय जनता पार्टी को करगिल के शौर्य का फायदा उठाने की। हालांकि सीधे तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो जरूर मांगा था। और ये कवायद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 99 में हाफ और 2004 में करीब करीब साफ करने की तरफ बढ़ गई थी। आज के दौर में बालाकोट जैसा और सेना के शौर्य के इस्तेमाल की कोई कवायद करने की भारतीय जनता पार्टी हिमाकत नहीं कर सकती। सतपाल मलिक कई सारे मामलों पर उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर पोल खोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि दक्षिण जा रहे हैं, और ध्यान रखिए दक्षिण जा तो रहे हैं लेकिन कर्नाटक छोड़कर जा रहे हैं, तेलंगाना छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहां प्रधानमंत्री का हाल फिलहाल आपने दौरा सुना नहीं होगा कि कहीं मंदिर में अनुष्ठान करने गए हों, कहीं समंदर में गए हों, कहीं किसी दूसरे कार्यक्रम में वहां गए हों। कर्नाटक और तेलंगाना में आपने देखा नहीं होगा। हो सकता है 22 जनवरी के बाद कहीं एक आध दौरा हो जाए, क्योंकि कर्नाटक के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें तो वहां मौजूद है, लेकिन उन जड़ों के ऊपर नरेंद्र मोदी की लाभार्थी चेतना की तरह की जगह कांग्रेस की 5 गारंटी हावी हो चुकी है। और उन 5 गारंटी के बीच लिंगायतों के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला भी कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक लिंगायत है, उस मुद्दे को अपने हिसाब से भुनाने की एक मुकम्मल तैयारी में लगी दिख रही है। तेलंगाना में 4 सीटें लोकसभा में मिली जरूर थी, हालात अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। केसीआर तक सत्ता से बाहर हो चुके और वहां रेवंत रेड्डी अब सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है। तो सवाल उठता है कि 303 के आंकड़े में जो दक्षिण भारत ने 29 का आंकड़ा दिया था, यदि वो 29 का आंकड़ा सीधे सीधे माइनस होता है तो भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े के एकदम आसपास टिकती है। और दक्षिण भारत का दौरा जिस बेचैनी को दिखाता है, उस बेचैनी को यदि 2019 के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो वो दौर याद कीजिए। यूट्यूब पर और गूगल करके आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा र्यूमर था, कितनी बड़ी अफवाह उस समय चल रही थी, और कितना जबरदस्त विमर्श इसको लेकर हो रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के साथ साथ उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट भी लड़ सकते हैं। पूरी मोदी गए नहीं थे चुनाव लड़ने, बल्कि टेलीविजन पर नरेंद्र मोदी की पार्टी के उस दौर में सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाने वाले, सबसे जाने पहचाने चेहरे माने जाने वाले, जो ट्रिलियन का जीरो बता पाने में भी असमर्थ, ऐसे डॉक्टर संबित पात्रा गए थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 से बढ़ाकर अपनी सीटों की संख्या 8 कर ली थी। पश्चिम बंगाल में 2 से बढ़ाकर 18 कर ली थी। यानी उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ, बिहार में जो नीतीश कुमार के साथ समझौते की वजह से अपनी पार्टी की सीटों की संख्या में नुकसान हुआ, भले ही गठबंधन के मामले में फायदा हुआ हो, उन सब की भरपाई बंगाल और उड़ीसा से कर ली थी। लेकिन नवीन बाबू अब पैर रखने देने के लिए तैयार नहीं है। और आज की खबर है कि जिन पूर्व मुख्यमंत्री ने एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरा दी थी और बाद में खुद भाजपाई बन गए थे,
गिरधर गमांग वो एक बार पुनः कांग्रेस में वापसी करते नजर आ रहे हैं। उड़ीसा का माहौल बीजू जनता दल बनाम कांग्रेस होता जा रहा है। तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास जो 8 सीटें हैं, खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये सवाल बड़ा है। उस दौर में बड़ा सवाल है जिस दौर में उड़ीसा से आने वाली एक बेहद सम्मानित महिला द्रौपदी मुर्मू को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन उस राज्य में ही हालात खराब हो जाए तो फिर कहने क्या। पश्चिम बंगाल में अब आगे राम पीछे वाम का स्ट्रेटेजिक नारा जो एक खास विचारधारा विशेष के लोगों का था, उस नारे से उन्होंने तभी तौबा कर ली जिस दौर में सीए और एनआरसी की बात की गई। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता का दक्षिण भारत का दौरा आप समझ सकते हैं। ये दौरा नहीं, ये एक बेचैनी और हताशा का परिचायक है कि राम मंदिर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हो रहा है लेकिन बीजेपी को भरोसा नहीं है। अयोध्या के सहारे चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं, जब बसों में, ऑटो में, कहीं भी आप जाएं, लोगों के मोबाइल के रिंगटोन को सुने तो बहुत सारे लोगों ने ये लगा रखा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो मेहुल चौकसी को नहीं ला पाए, जो नीरव मोदी को नहीं ला पाए, जो विजय माल्या को नहीं ला पाए, वो राम को कैसे ला सकते हैं। जो इस धरती पे मौजूद इस देश के भगोड़ों को नहीं ला पाए, वो इस हिंदू धर्म के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाने वाले भगवान राम को लाने का दावा कैसे कर सकते हैं। तो इस दौर में, जिस दौर में सियासत ही धर्म की प्राथमिकताओं को भी तय कर रही है, सियासत ही आचार व्यवहार को तय कर रही है, सियासत ही सामाजिक रिश्ते को तय कर रही है, और इन सब के बीच सियासत ही विमर्श के दायरे को भी तय कर रही है, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर विमर्श कितनी हताशा भरी परिस्थितियों को जन्म दे सकता है, उसका सीधा सीधा संकेत चुनावी वर्ष में दक्षिण के राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। लगातार दौरा है। लक्षद्वीप पे 1 लोकसभा सीटें हैं, अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता है, सोच भी नहीं सकते नरेंद्र मोदी की वहां भाजपा चुनाव जीतेगी। केरल में भारतीय जनता पार्टी खाता खोल लेगी, संभवतः भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इसका यकीन नहीं होगा। तमिलनाडु में बिना किसी पोटेंशियल एलाइज के, बिना किसी मजबूत सहयोगी दल के भारतीय जनता पार्टी पैर भी रख पाएगी, इस बात को नरेंद्र मोदी भी भली भांति जानते हैं कि संभव नहीं है। और आंध्र प्रदेश में जहां 1% वोट, सिंगल डिजिट में सिंगल % ऑफ वोट भी बीजेपी के पास नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी चमत्कार कर पाएगी, ये भरोसा न तो संघ को है न भारतीय जनता पार्टी को है। तो सवाल ये है कि भरोसा जगाने और भरोसा बनाने की उम्मीद के लिए जिस मकसद से नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, दरअसल दक्षिण के राज्यों के उस विचार को, उस अभिमत को पढ़ने में शुरू से संघ भी नाकाम रहा, बीजेपी भी नाकाम है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिहार के मिजाज को पढ़ने में संघ परिवार नाकाम रहा, भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही, और हिंदी भाषी भारत में बिहार एक ऐसी जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गई जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले पाया। भविष्य में कभी ले पाएगा भी या नहीं ले पाएगा कोई नहीं जानता। और दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक में एंट्री जरूर हो गई, लेकिन कर्नाटक में एंट्री के साथ सत्ता जाने के साथ एग्जिट भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो एंट्री एग्जिट के दौर से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, जब सतपुड़ा के जंगलों के दक्षिण में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नितिन गडकरी एक टिमटिमाते तारे की तरह पूरे महाराष्ट्र में खाता खोलने वाले और भरोसे के साथ खाता खोल सकने वाले इकलौते सांसद के तौर पर नजर आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो उस दौर में नरेंद्र मोदी का दौरा उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन नदारद है, आप सोच सकते हैं क्यों हो रहा है। 272 छोड़िए, 200 के आंकड़े तक भी पहुंचने के लिए हिंदी भाषी भारत से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 160 सीटें चाहिए। पिछली बार 183 सीटें हिंदी भाषी भारत में भारतीय जनता पार्टी को जमशेदपुर से लेकर जम्मू तक और किशनगंज से लेकर जैसलमेर तक मिली थी। आज की तारीख में 160 सीटें कम से कम चाहिए, तब जाके बीजेपी 200 तक पहुंचेगी। और हालात तभी ऐसे बने हैं जब हिंदी भाषी दायरे से बाहर निकलने के बाद गुजरात और असम ही भारतीय जनता पार्टी के एक ठीक ठाक मजबूत किले के तौर पर दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किला बनाने की कवायद
राजनीतिक किला बनाने की कवायद एक ऐसे दौर में जब अग्निवीर स्कीम सर उठाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सत्ता में आते ही, इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि सत्ता में आते ही अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की तरफ आगे बढ़ने की बात हो रही है। किसानों की एमएसपी गारंटी की बात हो रही है। जिस तरह से सरकार में नौकरियों को लेकर के बवाल मचा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के लोग जाकर बिहार में सरकारी नौकरियां पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस चुनावी हिंदुत्व के बिसात पर हिंदी भाषी भारत में उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी तिलिस्म खतरे में पड़ जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जिस इलाके में एक तरफ नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र आता है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का मजबूत दुर्ग आता है। तो आप सोच सकते हैं कि परिस्थितियां बीजेपी के लिए कैसी है, और इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, इंडिया गठबंधन की चुनौती को झेलने के लिए, 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी को झेलने के लिए और हिंदुत्व की बिसात पर जो हवा भरने की कोशिश, चुनावी रूप से बैलून फुलाने की जो कोशिश 22 जनवरी से होनी है, उस बैलून फुलाने की कोशिश में किस हद तक कामयाबी को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी में भी संदेह की स्थिति है, इसका सीधा परिचायक मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण भारत के राज्यों में लगातार बढ़ती हुई रुचि है। देखते रहिए रुचि कितनी बढ़ती है और कितनी कामयाबी के करीब ले जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।